Good morning, students. Today I am going to start this Excel function chapter. This is very important. Somehow, if I say more than 30 marks paper comes from this chapter. So the importance of these two chapters of Microsoft Excel is very high for your examination point of view. यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट्स हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो एक्सेल के जो चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 3 और 4 जिसमें कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं उनको भी हमें ध्यान से करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स there are number of functions in this chapter. In my last class I have told you about the functions, various category of functions. Not only that, I have already taught about various formats, type of formats, formatting techniques, and how the function can be used. What is the importance of function? I have told you. As far as your examination point of view, आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये पेपर जो है आपका इसमें आपको कुछ एप्लीकेशंस को सॉल्व करके कुछ फंक्शंस को आपने यूज करना है अलग अलग क्वेश्चंस में और फिर उसका सॉल्यूशन लेना। छोटे से एग्जाम्पल से इसको करते हैं, वहाँ पर इस एग्जाम्पल को करने से आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि एग्जाम में ये करना कैसे है। द पॉइंट इज हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। हमें एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह से हमें आंसर में क्वेश्चन मिलेगा, किस तरह से हमें आंसर को देना है। सो विद दिस नोट लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। इस क्लास को शुरू करते हैं और साथ ही साथ आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि यू मस्ट हैव सम प्रैक्टिस हैंडबुक, क्या कोई बुक होना चाहिए जो आप प्रैक्टिस कर सकें। Computer Application Business is a book of Himalaya Publication. You can buy that book online. ठीक है, एप्लीकेशन है हिमालय पब्लिकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस बुक का नाम है। आप इसको बुक को ले सकते हैं एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें काफ़ी सारी आपकी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दैट बुक एंड फ्रॉम दैट बुक यू कैन डू सम प्रैक्टिस ऑल्सो। समहाउ कई बार हमें लगता है कि हमें वो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे, उन क्वेश्चन के आंसर्स हमें कैसे मिलेंगे। कंप्यूटर पर जब हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, व्हेन आई कॉपी वन फंक्शन फ्रॉम वन सेल टू अनदर आई एम गेटिंग सम डिफरेंट वैल्यू, आई एम लूजिंग वन वैल्यू देयर। हालांकि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरे से कोई वैल्यू भी मिस हो रही है, मुझे तो लग रहा था कि देयर इज नो difference, the function is absolutely working, but when I told you, जब मैंने आपको बताया कि आप कौन सी वैल्यू मिस कर रहे हैं, तब आपको उसके बारे में पता लगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन फंक्शन या किसी भी कैटेगरी ऑफ फंक्शन को करते हैं तो हमारे को उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि अब हमें एग्जाम में अगर उसके बारे में पूछा जाता है तो वी हैव टू राइट इन स्टेप्स। हमें उसको स्टेप्स में करके बताना होगा कि किस तरह से उन स्टेप्स की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते। एक चीज़ और आप सब स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहता था, एक आज एप्लीकेशन कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है ये एप्लीकेशन, जिसमें हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर में कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस। मैं एक एक्सेल का आपको एप्लीकेशन कराता हूँ। मान लीजिए मैं थोड़ा इसका लेट अस इंक्रीज सम व्यू साइज सो दैट यू कैन इजीली व्यू दैट क्वेश्चन। सपोज आई एम टेकिंग अ लोन, मैं कोई लोन ले रहा हूँ। लोन का मतलब मैं किसी भी पर्पस के लिए लोन ले सकता हूँ, फॉर बाइंग अ कार, फॉर बाइंग अ हाउस, फॉर बाइंग एनी अदर एसेट, फॉर बाइंग एनी कंपनी, कुछ भी ऐसी चीज़। आई एम टेकिंग अ लोन।
मैंने लोन लिया कोई अराउंड 24 लाख का, मैंने 24 लाख का लोन लिया क्वेश्चन में, और अगर आप लोन ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है कि आपने जो लोन लिया है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है। लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल 24%, क्योंकि ये फिगर याद रहेगा, सो आई एम टेकिंग दिस 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम ऑफ लोन, कितने टाइम या रीपेमेंट कितने टाइम में आप करेंगे, आपने ड्यूरेशन, हाउ मच ड्यूरेशन के लिए आपने लोन लिया है। लेट से मैंने उसको भी सिंपल समझने के लिए 24 ईयर्स ही ले लिया है। अब नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इंस्टॉलमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के 4 अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, तो ईएमआई हमारी 4 तरह से कैलकुलेट होती है। पहला मंथली, दूसरा क्वार्टरली, तीसरा हाफ ईयरली और चौथा ईयरली। मेथड है, यानी आपको साल में 12 बार देना है। क्वार्टरली के केस में हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स, राइट, 4 टाइम्स यू हैव टू गिव। एंड हाफ ईयरली के केस में यू हैव टू गिव ट्वाइस, आपको यू हैव टू पे ट्वाइस इन अ ईयर, आपको साल में 2 बार पेमेंट करना होगा। बट इन द केस ऑफ ईयर आपको साल में सिर्फ एक ही बार इंस्टॉलमेंट देनी होगी। जैसे कि आप इंश्योरेंस LIC वगैरह लेते हैं, तो LIC में भी लोग ऑप्शंस ले सकते हैं, वेदर यू सेलेक्ट बाय गिविंग योर प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। इसी तरह आप जो लोन अमाउंट लेते हैं, आप उस लोन अमाउंट पे भी ये 4 तरह की फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं कि जो भी आपका इंस्टॉलमेंट निकलेगा, जो भी आपका EMI निकलेगा कैलकुलेट होके, आप उसको इन चारों मेथड्स में से किसी एक मेथड से पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंस्टॉलमेंट, ये हमारा बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप अक्सर देखते होंगे कॉमर्स के बच्चों को ये क्वेश्चन अक्सर अटेम्प्ट भी करता है, उनको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में भी आता है कि हमने कोई लोन लिया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, कितने टाइम के लिए, अब हमें उसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी। इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही मेथड हमने इसके लिए यूज करना है, वो है एक्सेल का फंक्शन। एक्सेल का ये जो फंक्शन है, ये फाइनेंशियल फंक्शंस की कैटेगरी का फंक्शन है। इस फंक्शन की हेल्प से हम एक इंस्टॉलमेंट को निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी हम कोई इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालते हैं तो इंस्टॉलमेंट में 2 फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है, उसमें जो फैक्टर है दैट इज इंटरेस्ट, और दूसरा फैक्टर है उसमें, दूसरा फैक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और दूसरा जो होता है फैक्टर उसका इंटरेस्ट। यानी जब भी हम कोई इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में 2 चीज़ें जो हैं वो आपकी होती हैं, पहला प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। यानी जो भी हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो इन 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात इसलिए होती है क्योंकि जब भी हमें कैलकुलेशन निकालने के लिए या किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर हमें कभी सीधा ही पूछा जाए कि आपने एक ईयर की जो इंस्टॉलमेंट पे किया उसमें एक्चुअल में आपका अमाउंट जो आपने लोन लिया था उसका अमाउंट कितना पे किया था आपने, या फिर आपने जो लोन लिया था अमाउंट उसमें आपका इंटरेस्ट कितना था एग्जैक्टली। जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यू टुक 24 लाख रुपीज एज अ लोन अमाउंट, आपने 24 लाख रुपया लोन पर लिया और 24% इंटरेस्ट पर लिया, और आपको 24 सालों में पे करना है यूजिंग दीज 4 मेथड्स। आप 4 में से कोई एक मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट क्या है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, कि आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या होती है।
दूसरा यहाँ पर आता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना था, प्रिंसिपल का कंपोनेंट था। कई बुक्स में ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से भी दिया हुआ है। वो ये कहता है कि अगर आपने क्वेश्चन ने इन्हांस करके आपके पेपर में इसकी पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन सारे पेपर्स में जो भी आप इन सारी एप्लीकेशंस में इस पेपर की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मैंने आपको 4 बताई थी, 4 फंक्शंस बताए थे, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल और लॉजिकल। इन सारे के सारे फंक्शंस में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ये फंक्शन फाइनेंशियल कैटेगरी ऑफ फंक्शन से बिलोंग करता है। सबसे मेजर पॉइंट ये है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिर ये फंक्शन क्या है, फिर इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं, फिर पैरामीटर्स में हम वैल्यूज किस तरह से डालते हैं, और लास्ट में हम एक एग्जांपल की हेल्प से उसको सॉल्व करके बताएंगे हाउ वी गेट द रिजल्ट। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर रहे, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से दे पाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप आराम से जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, कैलकुलेट करने का फंक्शन है, देखिए यहाँ 2 बातें मैंने की, एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है। आपको फॉर्मूला ना लिखकर फंक्शन लिखना है। फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे सपोज मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, है ना। तो आपसे अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का कंपोनेंट पूछा जा रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको वहां फंक्शन लगाना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फंक्शन कौन सा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जा रहा। यू हैव टू अप्लाई फंक्शन हियर। आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस फंक्शंस में लिखनी है। अगर आप फंक्शन नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज एक्सपेक्ट मत करिएगा दे विल गिव यू गुड मार्क्स, तो आपको मार्क्स काट लेगा आपके। तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि एक इंस्टॉलमेंट निकालने में 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, पहला होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट अमाउंट। ये 2 चीजें मिलाकर ही एक इंस्टॉलमेंट निकलती है। अगर मुझे इसमें से भी किसी एक स्पेसिफिक चीज को निकालना है, स्पेसिफिक चीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि मुझे अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकालना है, तो मैं इंटरेस्ट के कंपोनेंट को किस फॉर्मूला या किस फंक्शन से निकालूंगा। प्रिंसिपल का अगर मुझे निकालना है तो प्रिंसिपल के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फंक्शन लगाऊंगा। यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला और फंक्शन 2 अलग चीजें हैं। फंक्शन का मतलब यहाँ पर आपके 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शन से हैं, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, लॉजिकल। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका मैंने पहले बताया फाइनेंशियल फंक्शन यूज हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये इंस्टॉलमेंट निकाली गई है। इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इंटरेस्ट अगर सिर्फ निकालना है तो उसके लिए अलग फंक्शन यूज होगा, प्रिंसिपल निकालना है तो उसके लिए अलग फंक्शन इस्तेमाल होगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे किस तरह का फंक्शन मांगा गया। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में आगे चल रहा हूँ, सीरियल नंबर है, कि मतलब उसका आप सीरियल नंबर को छोड़ के आप इंस्टॉलमेंट नंबर भी देख सकते हैं। कौन सी इंस्टॉलमेंट है। दूसरा आपको ओपनिंग बैलेंस क्या है, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस का मतलब आपका लोन अमाउंट कितना था। फिर आप उसके बाद इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में। इंटरेस्ट निकल गया, ओपनिंग बैलेंस निकल गया, और अगर इन दोनों में से उन दोनों को निकाल दें हम, ईएमआई या इंस्टॉलमेंट कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस यू कैन सी, क्लोजिंग बैलेंस क्या है इसका एग्जैक्टली। तो दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अब ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं आपकी, मैंने आपको बोला था कि ये 4 मेथड्स जो हमने पेमेंट के देखे थे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मंथली के केस में अगर आपकी 24 सालों के लिए कोई पेमेंट जा रही है और आपने वो पे करना है, तो बहुत सिंपल सा है कि आपके कितने सालों के लिए पेमेंट गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 12। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ B3 बाय E4।
नहीं लग रहा है इसमें समझने में कि आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेंगी। अगर आप मंथली पे करते हैं तो आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी। सिंपल सा है ये कि 12 अगर हम महीने में दे रहे हैं और 24 सालों के लिए अगर हमने लोन लिया है तो वी हैव टू पे टू 288 इंस्टॉलमेंट्स। हमें 288 इंस्टॉलमेंट्स में वो सारा का सारा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इसके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखिए, मैं इस फॉर्मूला को अगर नीचे कॉपी करता हूँ तो देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी करता हूँ तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अब वो पूछ रहा है वैल्यू का है। देखिए उसको E5 तो मिल गया लेकिन उसको B4 नहीं मिल रहा है क्योंकि B4 पर कुछ था ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल में एक फीचर होता है, जब हम किसी फंक्शन को या फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल पर कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो उनके सेल रेफरेंसेस एक से इंक्रीज कर देता है। आपको कलर में दिखा रहा होगा कि B5 जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेल है और E5 जो है आपका ये क्वार्टरली के केस में 4 बार जहां इंस्टॉलमेंट देंगे वो दिखा रहा है। लेकिन B4 पे तो क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए वहां पर उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन ये B4 आ कहां से गया, B5 तो हमने कॉपी किया नीचे, B4 तो B5 बन गया। लेकिन ये देखिए इससे ऊपर आ रहा है B3 E3, लेकिन जब हमने इसे कॉपी किया तो इट बिकम्स B4 E5। वो अपने आप एक सेल रेफरेंस वो अपने आप एक सेल रेफरेंस इंक्रीज करता है जिसकी वजह से ये एरर आ गया। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो थिंग्स आर बिट डिफरेंट, वो डिफरेंट होती हैं। उसको समझने के लिए हमें एक बार करके ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने इसके लिए आप लोगों को क्या बताया था, डॉलर साइन। अगर मैं इसके आगे डॉलर साइन लगा दूंगा तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। आपने बुक्स में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर आगे डॉलर लगा होता है और हमें वो समझ नहीं आता कि ये डॉलर लगा क्यों दिया इन्होंने। दिस डॉलर इज यूज फॉर फ्रीजिंग सेल रेफरेंस। अब मैं इस B3 को, मैंने ये B3 के आगे डॉलर साइन लगाया है सिर्फ, उसका एक रीजन है कि मुझे ये तो बढ़ता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन B3 जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मैं इसको एक सेल नीचे कॉपी करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये B3 ही है लेकिन ये E5 हो गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96, नीचे कॉपी करता हूँ। यू कैन सी 96 था पहले, अब हाफ ईयरली के केस में एग्जैक्टली आधा हो गया और लास्ट वाले केस में यू विल फाइंड ये 24 है, 24 इज देयर। क्यों? क्योंकि 24 टोटल जो लोन पीरियड है और साल में अगर हम एक ही बार दे रहे हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट 24 है। इसी तरह हम जब फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो ये चारों तरह के मेथड्स हम फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक कैलकुलेट करता है और हमें जो रिटर्न करता है वो एनुअल रिटर्न करता है। एनुअल का मतलब ये है कि साल में कितनी आपने इंस्टॉलमेंट देनी है उसके हिसाब से। यहाँ पर फंक्शन को करते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आपने जो भी पेमेंट देनी है दिस इज योर लायबिलिटी। तो जब हम इस फंक्शन को यहाँ पर सीधा लगाएंगे तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड है टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के हमारे पास दो अलग अलग मेथड है, हम उन दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर मेथड है आपका वो ये है कि आप वहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन लगाएंगे और दूसरा जो इसमें आपका काम आने वाला है वो है आपका कि आप वहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। माइनस का मतलब होता है पेमेंट। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस फंक्शन। इस फंक्शन को अब क्योंकि अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आंसर तो हम आराम से निकाल लेंगे। लेट अस गेट समथिंग। हमारे लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ है कि क्या इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी। दूसरा लेट से हमारे पास ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ इंस्टॉलमेंट नंबर 1 2 3, ओपनिंग बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, EMI क्या है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। इसी तरह अलग अलग सालों के लिए क्या ओपनिंग बैलेंस है,
क्या इंटरेस्ट है, क्या ईएम अमाउंट है, क्या क्लोजिंग बैलेंस। सेम फॉर थर्ड ईयर के लिए भी हम एग्जैक्टली यही देख सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट उसमें कितना है, इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट निकल के आई है वो क्या है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अगर लेट से हमें ये 3 सालों का पूछा गया है तो हम इसको आराम से आंसर को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये हम टोटल एनहांस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली देना तो पूरे के पूरे टेन्योर के लिए, लेट से मैं इसको ईयरली बेसिस पे कर देता हूँ। मैंने आपको एक और भी तरीका बताया था कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके और इस डॉट को ड्रैग कर दूँ तो आई विल गेट वन सीरीज, मुझे एक सीरीज मिल जाएगी। और मैं इसको जितना भी स्ट्रेच कर लूँ आई विल गेट ए सीरीज, मुझे वो सीरीज मिलती चली जाएगी और मैं उस सीरीज के हिसाब से काम कर सकता हूँ। मैंने 24 सालों तक की ये सीरीज ही बना ली, क्योंकि जब मैं एक बार एक फंक्शन को कैलकुलेट कर लूँगा और उस फंक्शन को जब कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो फंक्शन आराम से नीचे आ जाएगा। आपको स्टूडेंट्स मैंने इसके बारे में पहले भी समझाया है कि जहाँ पर हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन को अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं, वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है क्या, सेल को, रेफरेंस को फ्रीज करना। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं। आप कॉपी करके वैल्यू लेना चाहते हैं, आप पेस्ट करके वैल्यू लेना चाहते हैं, या फिर आपने जो कॉपी पेस्ट किया है वो वैल्यू लेना चाहते हैं, या फिर आप ने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो फंक्शन आपने अप्लाई किया है, उस फंक्शन में आप किस तरह से वैल्यू को यूज करते हैं। यहाँ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जब हमारा ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि लोन अमाउंट जो हमने एग्जैक्टली लोन अमाउंट लिया है, दैट विल बी अवर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम सीधा B1 भी लिख सकते हैं, B1 पर जो भी वैल्यू है सीधा हम उसको ओपनिंग बैलेंस में लिख सकते हैं। हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट और ईएमआई, इन दोनों का जो डिफरेंस है, आप ध्यान से समझिए। क्या कहा मैंने कि इंस्टॉलमेंट या ईएमआई जो हमने पे करी उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट घटा दूं, इंस्टॉलमेंट में से अगर मैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट घटा दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आराम से समझ गए होंगे। मैं एक बार यहाँ लिख के बता देता हूँ कि अगर मैं इंस्टॉलमेंट में से माइनस करता हूँ इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, तो व्हाट आई विल गेट प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ तो आई विल गेट प्रिंसिपल, या वाइस वर्सा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में से इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं माइनस करते हैं तो व्हाट यू विल गेट ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो यू विल गेट इंटरेस्ट। वही इसी तरह, यानी इंस्टॉलमेंट में ये दोनों कंपोनेंट ऐड हैं, अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ को माइनस कर देंगे तो विल गेट सेकेंड वन। इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर है, इक्वल्स टू है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। बात तो क्लियर हो गई आपको। ये जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं वी गेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो जब इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमें पता लग गया तो इंस्टॉलमेंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे विल गेट इंटरेस्ट। वाइस वर्सा, अगर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। ये सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अकाउंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्या है ये स्टूडेंट्स, इंस्टॉलमेंट में से
अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट इंटरेस्ट अमाउंट। इसी तरह इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंस्टॉलमेंट निकालते हैं एक मेथड से, और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं फंक्शन पीएमटी। पीएमटी फंक्शन जो पेमेंट फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि आपने एग्जैक्टली पेमेंट देनी, आपकी पेमेंट क्या है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन को जब हम करते हैं, पेमेंट फंक्शन को जब हम यूज करते हैं, विच हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन ए कांस्टेंट पेमेंट एंड ए कांस्टेंट इंटरेस्ट। ये कांस्टेंट इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पर और साथ ही साथ प्रिंसिपल या पेमेंट, जो आपने पेमेंट ली हुई है वो पेमेंट भी आपकी कांस्टेंट है, उसके लिए पीएमटी फंक्शन आपका हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। एक चीज़ और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि जो भी पीएमटी फंक्शन में हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, वो पैरामीटर्स का एक्सप्लेनेशन भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, पीएमटी फंक्शन आप चाहें तो लिख लें, कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। जो पीएमटी फंक्शन है वो क्या करता है, कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। हम जब भी फंक्शन लगाते हैं, मैंने आपको फंक्शंस के बारे में पहले भी बताया था, जब भी हम कोई फंक्शन लगाते हैं, जिस भी हम सेल में फंक्शन लगाते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू लिखते हैं, फिर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद उसके पैरामीटर्स को लिखते हैं। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर एक और भी बात बताया था कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम सेल रेफरेंस को भी यूज करते हैं। जब हम पीएमटी फंक्शन के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, यूज करने की बात कर रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये विजिबल होगा कि सबसे पहला पैरामीटर क्या है, रेट। रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैरामीटर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ इसके सेल रेफरेंसेस अपने आप आ जाएंगे। दूसरा पैरामीटर है एनपीईआर। पहले पैरामीटर का मतलब था रेट, रेट का मतलब था रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा पैरामीटर है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए आप लोन ले रहे हैं, यहाँ पर आप टाइम पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर भी आप 24 लिखे या B3 लिख दें, बात एक ही है, लेकिन मैं बार बार आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कई बार कह चुका हूँ कि आप जब भी इस्तेमाल करें वो आप सेल रेफरेंस लिखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ना लिखें, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में क्या प्रॉब्लम था, यस, प्रॉब्लम वाज कि आप अगर कोई चेंज करते हैं वैल्यू में, रिजल्ट विल नॉट बी चेंज, रिजल्ट आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको फंक्शन में जाके दोबारा से वो वैल्यू वहाँ पर भी जाके ठीक करनी है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे अगर, तो आप हमेशा कोशिश जब भी करें तो आप कोशिश में यही करें कि आप सेल के रेफरेंसेस लिखें, वैल्यू उसको ना लिखें। कॉमा, पहला पैरामीटर मैंने रेट लिखा, दूसरा पैरामीटर जो था पहला पीएमटी में, मैं आपको पीएमटी फंक्शन के बारे में यहाँ पर पहले दोबारा से भी लिख के दे सकता हूँ क्या है। पीएमटी फंक्शन में क्या था, पीएमटी फंक्शन में पहला जो है वो रेट है, रेट का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए, दूसरा एनपीआर कितने ड्यूरेशन के लिए, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू कितने आपने वैल्यू के ऊपर ये लोन लिया। इसी तरह एक फ्यूचर वैल्यू भी होती है, FV बोलते हैं उसको, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फ्यूचर वैल्यू आपकी डिटरमाइन हम तब करते हैं जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप फ्यूचर वैल्यू को यूज करते हैं 0 और 1 के टाइम, लेकिन आप इन तीन को ही इस्तेमाल करेंगे, आपका रिजल्ट यहीं से कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यही तीनों चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू पीएमटी, पीएमटी क्या, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद रेट, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट,
दूसरा NPER, NPER का मतलब ड्यूरेशन, कितने समय के लिए लिया। तीसरा जो यहाँ पर होता है प्रेजेंट वैल्यू, कितने टाइम के लिए आपने ये लोन लिया, कितनी अमाउंट के लिए लिया। तीसरा जो PV है, PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, कि जो लोन की अमाउंट है वो कितनी है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि अगर आप इतना करने के बाद अगर आप एक एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन लगा लिया, उसमें पैरामीटर्स भी डाल दिए, और जब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फंक्शन के अंदर आती है। मैंने इसके बारे में आपको भी बताया था कि जब हम पेमेंट का फंक्शन है, जहाँ लोन रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसकी पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली होती है, दिस इज अवर लायबिलिटी। मैंने बताया था कि ये हमारी एक लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को हमें ध्यान में रखना है। तो लायबिलिटी के लिए मैंने दो मेथड्स आपको बताए थे। पहला मेथड आपको बताया था कि यू हैव टू रीपे इट, आपको वो पेमेंट करना है, तो आप उसको माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को। और दूसरा एक और मेथड बताया था ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। आप एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में आपको वो एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, आपको उसको माइनस वैल्यू जो आ रही है, जो पेमेंट आ रही है, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव दिखना चाहिए। हालांकि दैट इज योर पेमेंट, वो नेगेटिव ही होगा, बट आपको पॉजिटिव वैल्यू में दिखना चाहिए। तो आप इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने जैसे इसको एंटर किया, यू विल फाइंड डॉलर, डॉलर्स में पहली बात तो एक वैल्यू दिखा रहा है, और दूसरा आपको रेड कलर में दिखा रहा है। रेड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था कि फॉर्मेट सेल में हम क्यों जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं, और उन ऑप्शंस को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिंबल में गया। सिंबल में मैं रुपीज़ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं सेलेक्ट किया, मैंने इसको डेसिमल को भी 0 कर दिया, और करेंसी को भी मैंने डेसिमल में ले लिया। मैं इसको नंबर में भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज शोइंग, ये देखिए ये अभी भी नेगेटिव दिखा रहा है, रेड कलर में दिखा रहा है। मैंने हालांकि कोई कलर नहीं डाला, बट इट इज स्टिल शोइंग रेड, और साथ ही साथ ब्रैकेट में भी दिखा रहा है। अब हम मेरे पास वो जो दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी हैव टू डू, अब क्योंकि दिस इज अवर लायबिलिटी, तो मुझे ये लोन अमाउंट को माइनस, ध्यान से देखिए मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ D1 के आगे, और मैंने इसको एक माइनस साइन इसके आगे लगाया। जब मैं ये माइनस साइन लगा के एंटर प्रेस करूंगा, तो यू विल फाइंड कि ये आपका पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू जो भी आई है आपके सामने, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, और आप इसको देख सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके सेपरेटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सेपरेटर को यूज़ करने में। आपको समझ में आता है 5,79,317 इज द अमाउंट, दिस इज द लोन अमाउंट, जो आपका एक इंस्टॉलमेंट में आपको 24 लाख की इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेट होकर आ रहा है 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ये EMI है आपकी, जो हम यहाँ पर आगे फंक्शन में इस्तेमाल करें। यहाँ ध्यान दीजिए आप कि EMI हमने निकाली, EMI इज दिस अमाउंट, ये आपकी अमाउंट है 5,79,317, ये आपकी अमाउंट है। मैं इसको सीधा यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, डी पर जो भी वैल्यू लिखी है वो यहाँ पर वैल्यू आ जाए। आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे ये कॉलम भी आ गया, ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी आ गया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस और इंटरेस्ट का कॉलम रह गया। इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस के केस में हम लोग दो फंक्शंस अलग से यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था इंस्टॉलमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, इंस्टॉलमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं PMT फंक्शन, और जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे IPMT फंक्शन, और जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, सेम सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है।
फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा उसमें एक कंपोनेंट आ जाता है कि आप कितने टेन्योर के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े आराम से समझते हैं। पहले इंटरेस्ट निकालना है तो आईपीएमटी फंक्शन करता क्या है, इट रिटर्न्स द इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट बताता है पेमेंट में, जो पेमेंट हमने दिया उसमें इंटरेस्ट हमें बताता है फॉर ए गिवन पीरियड फॉर एन इन्वेस्टमेंट। दिया हुआ कितने टाइम के लिए आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 24 इंस्टॉलमेंट्स में से आप 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, या थर्ड ईयर के लिए, स्पेसिफिकली ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, या सेकेंड ईयर के लिए, या थर्ड ईयर के लिए, आपका जो कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर। अगर आप इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक और रिफाइंड फंक्शन होता है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट पेमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे पास यही फंक्शन है जिसको मैंने अभी आपको बताया था। तो आईपीएमटी में सबसे पहले हम डालने वाले हैं रेट। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आईपीएमटी के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा उसको हमें ध्यान में रखना। पीआर टाइम पीरियड के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट है उसको दिखाना है। दिस इज द अमाउंट 5,76,000 रुपए जो हमारा अमाउंट है, वो हमारा अमाउंट जो है वो निकल के आ, किसका, इंटरेस्ट, यानी बहुत सारा पैसा जो है वो हम सबसे पहले हम इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, हमने बहुत सारा अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट में दिया है पहले साल में। आपने ध्यान, आपको पता होगा जब भी हम ईएमआई या लोन लेते हैं तो सबसे पहले वो क्या कोशिश करता है कि इंटरेस्ट ले लें, प्रिंसिपल अमाउंट बाद में लेने का होता है। तो उसी पैटर्न पर आप ध्यान से देखिए कि 5,79,370 इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और उसमें से इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट वो लेना चाहते हैं या जो उन्होंने लिया है वो 5,76,000। अब जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आने वाला है उसको ध्यान से समझते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से निकल के आ रहा है। यहाँ पर कई बच्चों के मन में ये भी होता है कि सर अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट भी बता देते तो हमें उसको भी समझने में आसानी होती। मैं एक और कॉलम यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट करके देखता हूँ। जो है वो उसी फॉर्मूला से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेट करने होता है हमें। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप कि इंटरेस्ट हमने निकाला था। अब मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में भी बताया था कि इंस्टॉलमेंट जो है हमारी वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाई थी। अब यहाँ पर दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया था पीपीएम। जब भी फंक्शन ध्यान से समझिए, पीपीएम रेट क्या है, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से है। पीआर कितने ड्यूरेशन के लिए आप ले रहे हैं, 1 साल के लिए। एनपीआर टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन कितने के लिए है, और उसके बाद आपका लोन अमाउंट। दिस इज द अमाउंट। आपके पास अब बहुत क्लियर हो गया है इस एग्जांपल को, इस फंक्शन को यूज करने से, कि आपकी जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो है 5,79,370। जब इसको ब्रेक किया, इस इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट के माइनस अगर हम करते हैं अमाउंट, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 3,317। ये तो सिंपल मैथ्स था, लेकिन ये सिंपल मैथ्स यहाँ नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फंक्शन अप्लाई करना है। अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हमें तो कंप्यूटर नहीं है, तो हाउ विल डू हियर, हम यहाँ पर कैसे करेंगे। आपको फंक्शन लिखना है, आपको अमाउंट नहीं यहाँ पर लिखना है। यू हैव टू राइट फंक्शन। आपने सिंपल मैथ्स का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करके नहीं निकालना है, आपको यहाँ लिखना है पीपीएमटी। आपको ये फंक्शन जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, अगर नहीं है तो मैं और बड़ा कर देता हूँ, आपको ये वाला फंक्शन लिखना है। दिस यू हैव टू राइट।
ध्यान से देख लीजिए आप इस फंक्शन को कि आपको क्या फंक्शन लिखना है। आपको लिखना है PPMT ब्रैकेट स्टार्ट और फिर उनके सेल रेफरेंसेस। जब आप ये फंक्शन लिखेंगे ओनली देन यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज ना। अदरवाइज वो सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन के मार्क्स जो होते हैं वो उसी तरह से आपको मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको, ये चीज़ यहाँ पर घबराने वाली नहीं है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। तो आप कंफ्यूजन अपने मन में रखते हैं। पहला कंफ्यूजन कि आप कहते हैं कि हमारे पास कैलकुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। यू जस्ट राइट इन फॉर्मूला। आपका जो फंक्शन है आपको वो लिखना है, आपको मैथ्स की कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है। यू जस्ट राइट क्या अप्रोप्रिएट फंक्शन वहाँ पर लगता है, और उस फंक्शन में पैरामीटर्स जो हैं वो सही होने चाहिए। देखिए -v1 लगाना है या एब्सोल्यूट लगाना है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको करना जो है क्वेश्चन वो इसी तरह से करना है। ये नहीं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अगर हम लगा दें तो विल गेट प्रिंसिपल, वो नहीं चलेगा। आपको जो तरीका है फंक्शन लगाने का, आपको वो फंक्शन लगाना है। ठीक है, बच्चे एक्चुअली प्रैक्टिस ना होने की वजह से अक्सर वैसी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं विच इज़ नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जब आप ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जब ये हमने निकाल लिया तो अब हमारी बारी आती है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है क्या? क्लोजिंग बैलेंस अगेन, क्लोजिंग बैलेंस में क्या चीज़ है? अगर क्लोजिंग बैलेंस को हम दो तरीके से आराम से, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस है क्या? क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस माइनस इंटरेस्ट। अगर ओपनिंग बैलेंस में से इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो प्रिंसिपल अमाउंट आता है, और वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम माइनस कर दें ओपनिंग बैलेंस में से तो भी हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, बैलेंस में से अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दूं तो आई विल गेट क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में से माइनस कर दूं तो एग्जैक्टली मैंने पूरे साल में ब्याज के बाद, ब्याज के अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ओपनिंग बैलेंस। राइट, बिल्कुल ठीक आपका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सीधा सेल रेफरेंस लेता हूँ। हाउ आई विल राइट D9 माइनस D9, उसका मतलब 23,96,683। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट साल के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए दिस बैलेंस बिकम ओपनिंग बैलेंस। यानी मैं यहाँ पर सीधा F9 लिख दूँ, सिंपल है। कुछ चीज़ें क्लियर हैं। अब आप इस फंक्शन को नीचे कॉपी करें या इसको नीचे कॉपी करें या इंस्टॉलमेंट को नीचे कॉपी करें, क्लोजिंग बैलेंस को नीचे कॉपी करें, यू हैव टू बी कॉन्शियस। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप ये फंक्शन कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं करके दिखा देता हूँ आपकी, थोड़ा सा आपको जिज्ञासा होगी और आप चाह भी रहोगे कि करके देखें। तो मैं एक फंक्शन को यहाँ कॉपी कर देता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ, इंस्टॉलमेंट को भी कॉपी कर देता हूँ। अब क्लोजिंग बैलेंस को तो कर ही दूंगा तो वैसे ही गलत आएगा। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो मैंने ऊपर फंक्शंस यूज़ किए थे वो मैं नीचे जब उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो वैल्यूज़ नहीं दे। नाम इज़ एरर, नंबर एरर। एरर्स 5 तरह की आपके सिलेबस में, आई विल कवर इन माई नेक्स्ट क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास में पहले करा दूँगा आपको
ये एरर्स सारी की सारी किस तरह की एरर्स हैं और वो हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और उनसे हमें किस तरह से हेल्प मिलती है कि हमारा गलती कहाँ। दिस इज नंबर एरर। नंबर एरर का मतलब जो भी हम नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए दे रहे हैं, जो भी हम फिगर्स दे रहे हैं, या हम उसको बोल रहे हैं कि फिगर्स यहाँ से ले लो, वहाँ पर कुछ फिगर्स अवेलेबल नहीं है नंबर के। तो यहाँ पर हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको ध्यान से समझें। अब जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट किया 1 साल का। ये 1 साल जो है नेक्स्ट ईयर के लिए तो 1 साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए तो 2 इयर्स होंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पहले हमने बोला कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर हमने बोला कि 1 साल के लिए निकालो, फिर हमने बोला कि हमारा जो 24 सालों का था पीरियड, फिर हमने बोला 2,40,000 अमाउंट है। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो पहली बात तो 2,40,000 अमाउंट नहीं है, अमाउंट तो हमारा डिफरेंट होगा ना। हमारा अमाउंट क्या होगा, 23,96,683। तो यहीं पर गलत हो गया हमारा कैलकुलेशन। दूसरा, हम 1 साल के लिए ही निकाल रहे हैं जबकि हमें ईयर 2 के लिए निकालना है, दूसरी गलती यहाँ पर हुई। तीसरी गलती जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये कर रहे हैं कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 24% तो है, लेकिन जो ईयर है वो 24 ही दिखाएगा, 24 साल के लिए तो नहीं होना चाहिए, तो कम ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। तो ये हमारी गलतियाँ 3 है जिसकी वजह से न्यूमेरिक एरर है, नंबर एरर से। चाहे तो हम ऊपर वाले फार्मूला में ध्यान से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप करोगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाए। तो हम इसी फंक्शन में नीचे जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखें। B3 का मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट। B3 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, B2 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब मुझे B2 को फ्रीज करना होगा। ठीक है, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है सब जगह, तो मैं इसको फ्रीज कर, तो मेरा ये कॉलम फ्रीज हो गया, यानी जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर है। दूसरा मेरा जो प्रॉब्लम है वो है ईयर का, कि यहाँ पर मैं ईयर जो है पहले मैंने 1 दिया था, अगर मैं 1 ना देकर इसके जगह पर A9 लिख दूँ तो वो 1 तो है, बट जब मैं इसको कॉपी करूँगा नीचे तो A9 बिकम्स A10। A10 का मतलब क्या है कि वो 2 अपने आप वहाँ से उठा ले। ठीक है, तीसरा जो इशू था वो था B3। B3 का मतलब था कि आप कितने सालों के लिए आपने लोन लिया हुआ है, मैं उसको भी फ्रीज कर देता हूँ। और लास्ट वाला जो ऑप्शन था मेरा B1, कितनी लोन अमाउंट के लिए आपने लोन लिया, मैं इस लोन अमाउंट को खिसका कर यहाँ B1 के बदले में अगर मैं लिख दूँ B9 तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। B9 का मतलब क्या है बच्चे, ओपनिंग बैलेंस। दिस वी हैव टू डू, हमें यहाँ पर बस ये चीज़ें कुछ करनी है जिसके हेल्प से हम आराम से इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या क्या फ्रीज किया है, पहले B2 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हर एक साल कॉमन रहेगा। D3 को फ्रीज किया क्योंकि ईयर्स इतने सालों के लिए रहेंगे। इंस्टॉलमेंट पहले बार मैंने 1 निकाली थी इसलिए A9 दिया था, अब मैं दूसरी बार 2 देना चाहता हूँ इसलिए मैंने वहाँ पर ऊपर A9 कर दिया। अब मैं इस फंक्शन को नीचे कॉपी करता हूँ, यू विल फाइंड कि अगले साल जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो कम हो। क्या क्या चेंजेस किया आप ध्यान से समझिए। B2 का मतलब इंटरेस्ट को फ्रीज कर दिया, B3 का मतलब ईयर्स को फ्रीज कर दिया, ये 2 चीज़ें थी। फिर ओपनिंग बैलेंस जो है वो मेरा हर बार चेंज हो रहा है इसलिए मैंने इसको फ्रीज नहीं किया, उसको मैंने B9 दिया। अगले साल जब हम इसको कॉपी करेंगे इट विल बिकम B10 हो जाएगा। A9 को चेंज नहीं, A9 लिख दिया है। इंस्टॉलमेंट और ओपनिंग बैलेंस ये मैंने दोनों कॉलम्स यहाँ से ले लिए हैं जो कि मैंने पहले इन ऊपर वाले कॉलम में से लिए थे, ताकि मेरा जो फॉर्मूला है वो ठीक से आ जाए। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए निकालना है तो आप सिंपली इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, इंस्टॉलमेंट। अगर मैं इंस्टॉलमेंट निकाल रहा हूँ तो मुझे इंस्टॉलमेंट को भी फ्रीज करना पड़ेगा। कैसे, बाय पुटिंग डॉलर।
आराम से मेरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है। प्रिंसिपल के लिए भी आप सिंपली इसी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। B2 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट था। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्रीज करना है क्योंकि वो हमेशा सबका सामने रहेगा। B3 को भी आपको फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि वो ईयर है, हमेशा वही रहेगा। 1 का मतलब 1 ईयर से था, तो मैं इसकी जगह पर A9 लिख सकता हूँ। A9 पे भी 1 है, वो अगली बार जब कॉपी करेंगे 10 हो जाएगा। इसी तरह -B, जब मैं इसको कॉपी करता हूँ फंक्शन को, तो इसमें दो चीज़ें चेंज होने वाली है। A9 बिकम्स A10, वो A10 हो जाएगा, और B9 जो मैंने लिखा था वो B10 हो जाएगा। A9 का यहाँ A9 था A10 हो गया, यानी सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालें और कितने अमाउंट पे निकालें, इस वाले सेकेंड ईयर ये आपको दिख रहा है, और ओपनिंग बैलेंस। दोनों चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। मैंने जो चेंज किया है वो 1 की जगह पर मैंने A9 किया, A10 किया है। यहाँ पर मैंने ओपनिंग बैलेंस की जगह पर ये वाला अमाउंट दिया है A10। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस लेता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस के लिए मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे एक्सेल का फीचर है, B9 माइनस D9। ध्यान से देखिए, जब मैं इसको B9 माइनस D9 करूँगा, इट बिकम्स, आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट आपका रिड्यूस होता जा रहा है, और फाइनली 24 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसके बाद ये बैलेंस आपका इस तरह से 2 लाख रुपये आपका इंटरेस्ट का। वे ऑफ कैलकुलेशन, आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट 24 इंस्टॉलमेंट का आपका जो बस है सर, अगर आप ईयरली मेथड के साथ साथ अगर मुझे हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी बता दें तो हम इसके लिए इसको आराम से और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कराने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा कि आप इसको बिफोर गोइंग फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज से पहले इस एक्सरसाइज में आपको ये वाले फैक्टर्स भी करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।